वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेस्ट.जेएस के फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट वीडियो में जब हमने नेस्ट.जेएस की इंस्टॉलेशन करी थी तब हमारे पास कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे फाइल एंड फोल्डर आ चुके थे। अब ये फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी डायरेक्टरी, कौन सी फाइल यहाँ पे क्या काम करती है, क्या उसका पर्पस है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जाएगा विद नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे नेस्ट.जेएस के प्रोजेक्ट पे। लास्ट वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन करी थी और हमारे पास कुछ इस तरीके से फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया था। अब यहाँ पर हम एक एक डायरेक्टरी को, एक एक फाइल को, एक एक फोल्डर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या उसका पर्पस है, किस चीज के लिए वो है, सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे इस डिस्ट वाले फोल्डर की। ये डिस्ट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये फोल्डर हमेशा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अपनी प्रोजेक्ट की बेसिकली इंस्टॉलेशन करेंगे तब आपको ये डिस्ट का फोल्डर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा, मैं अपनी एप्लीकेशन की बिल्ड बनाऊंगा, तब ये फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है। उसका रीजन ये है कि हमारा जो नेस्ट.जेएस है वो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और ये जो डिस्ट फोल्डर होता है ना, इसमें बेसिकली इसका कंपाइल्ड वर्जन बनाया जाता है कि भाई सारी चीजें यहाँ पे कंपाइल्ड करके रखी जाती हैं, और उसी कंपाइल्ड वर्जन को हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन साइट पे लेके जाते हैं। हम पूरी अपनी एप्लीकेशन प्रोडक्शन साइट पे लेके नहीं जाते। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज होती हैं, यानी कि डेवलपमेंट करते टाइम मुझे उनकी नीड होती है, लेकिन प्रोडक्शन साइट पे मुझे उनकी नीड नहीं होती। तो मैं कभी भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेके जाऊंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि प्रोडक्शन साइट पे मैं हमेशा लिमिटेड चीजें लेके जाऊं, सिर्फ वो चीजें लेके जाऊं, सिर्फ वो चीजें प्रोडक्शन साइट पे लेके जाऊं जो मेरी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज ना लेके जाऊं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फोल्डर होता है ना, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन का कंपाइल्ड वर्जन बनाया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन साइट पर यूज करते हैं। ठीक है, ये डेवलपर्स के एडिट करने का नहीं होता। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि मैं फोल्डर के अंदर यहाँ पे जाके कोई चीज एडिट कर रहा हूँ। ये हमेशा ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। हम यहाँ पे अपना सारा काम करेंगे, इस फोल्डर के अंदर हम कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर होता है जो हमेशा ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब हम अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाते हैं, या आप कह सकते हो कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड डायरेक्टरी की, विच इज नोड मॉड्यूल्स। और भाई ये तो यहां से शुरू होती है और ये चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती चली जाती है। मतलब ये डायरेक्टरी भाई बहुत बड़ी डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। ये काफी हैवी फोल्डर होता है, और ये होता क्या है, इसके अंदर वो सारे पैकेजेस होते हैं जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज हो रहे होते हैं। हमारी एप्लीकेशन के अंदर, हमारे इस फ्रेमवर्क के अंदर, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने पैकेजेस यूज हो रहे होंगे, जितनी लाइब्रेरीज यूज हो रही होंगी, हर चीज बेसिकली, हर चीज का मॉड्यूल बेसिकली कहां पर आपको मिलता है, इस नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी के अंदर मिलता है। आप यहां पे देखोगे आपको एक एक चीज आपको यहां पे मिलेगी, जितनी चीजें हैं सारी चीजें आपको यहां पे मिलेगी। आप आगे आने वाले टाइम में भी अपने प्रोजेक्ट में कोई भी चीज इंस्टॉल करोगे, हर चीज का मॉड्यूल आपको कहां पे मिलेगा, बेसिकली इस नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी के अंदर मिलता है। ये सबसे बड़ी डायरेक्टरी होती है, सबसे हैवी डायरेक्टरी होती है, और इसको भी हम डायरेक्टली बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। हम इसके अंदर कोई भी यहां पे काम नहीं करते हैं। अगर इनफैक्ट मैं यहां पर इसको डिलीट भी कर दूंगा तब भी ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। कैसे होगा वो भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन डायरेक्टरी पे। हमारी मेन डायरेक्टरी कौन सी है, ये एसआरसी की डायरेक्टरी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी होती है, क्योंकि जितनी भी हम डेवलपमेंट करते हैं वो इस एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर करते हैं। ये बेसिकली हमारी सोर्स डायरेक्टरी होती है। जितना भी हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे वो सारा आपको कहां पे मिलता है, इस सोर्स डायरेक्टरी के अंदर मिलता है। यानी कि जितनी भी डेवलपमेंट करेंगे, हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन का जितना भी कोड होगा वो हम सारा कहां पे करेंगे, इस सोर्स डायरेक्टरी के अंदर कर रहे होते हैं। चाहे आप नेस्ट.जेएस के मॉड्यूल्स बनाओ, चाहे आप नेस्ट.जेएस के कंट्रोलर्स पर काम करो, चाहे आप नेस्ट.जेएस के सर्विसेज पर काम करो, जितना भी कुछ आप डेवलपमेंट साइट का कोड करोगे वो सारा कहां पे करते हो, इस एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर करते हो। ठीक है, अब इस एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर अगर हम यहां पे पहली ही फाइल की बात करें, app.controller.spec.ts, ये फाइल बेसिकली होती है टेस्टिंग के लिए। क्या इन्होंने क्या दिया हुआ है, आपके एक कंट्रोलर की टेस्टिंग के लिए आपको यहां पे एक चीज बताई हुई है कि भाई अगर आपने अपने कंट्रोलर की टेस्टिंग करनी हो, यूनिट टेस्टिंग करनी हो, तो आपको जिस तरह से कर सकते हो। एज अ बिगिनर ये फाइल आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो
तो मैं इस फाइल को यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे app.controller.ts की फाइल में। ये फाइल आपके बहुत काम की है क्योंकि ये फाइल होती है आपके कंट्रोलर की फाइल। अब कंट्रोलर क्या होते हैं नेस्ट.js में, अगर आप एंगुलर पढ़कर आ रहे हो तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो आप सिंपल अभी के लिए इतना समझ लो कि कंट्रोलर का काम होता है रिक्वेस्ट लेना और रिस्पॉन्स देना। ये काम होता है कंट्रोलर का, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोलर्स बना सकते हैं और इस तरह से हमारे हमेशा कंट्रोलर की फाइल बनेगी app.controller.ts के नाम से। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉड्यूल की, आपको पता है कि नेस्ट.js में जितना काम होता है वो मॉड्यूल बेस पर होता है। मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, मॉड्यूल के अंदर बेसिकली हम इंपोर्ट्स का यूज करते हैं, कंट्रोलर्स का यूज करते हैं, प्रोवाइडर्स का यूज करते हैं। इन सारी चीजों का हम मॉड्यूल के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कि क्या क्या हमारे इंपोर्ट्स रहने वाले हैं, कौन कौन से कंट्रोलर्स हम यूज करने वाले हैं, कौन कौन से प्रोवाइडर्स हम यूज करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम कहां पे रजिस्टर कर रहे होते हैं, बेसिकली मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ये हमारा रूट मॉड्यूल होता है और जितने भी हमारे सब मॉड्यूल्स होते हैं, जो हमारे कंट्रोलर्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे रजिस्टर होती हैं। यानी कि ये हमारा क्या है, पेरेंट मॉड्यूल है, ये आप कह सकते हो ये हमारा रूट मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, रूट मॉड्यूल की फाइल होती है। अभी मुझे पता है कि बहुत सारे वर्ड्स आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, आपको नहीं पता होगा कि यार ये कंट्रोलर क्या होता है, आपको नहीं पता होगा कि मॉड्यूल क्या होता है, आपको नहीं पता होगा कि सर्विसेज क्या होती हैं, बट ट्रस्ट मी, आगे आने वाली वीडियोस में हम इन एक एक टॉपिक पर सेपरेट वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ आप फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर समझो। ठीक है, जो चीजें आपके काम की हैं आप उनको समझो, जो चीजें अभी आपके काम की नहीं है उन चीजों को बिल्कुल भूल जाओ। चैंपियन बनाना आपको मेरा काम है, ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे app.service.ts की फाइल में। ये फाइल होती है हमारी सर्विसेज की फाइल, जहां पे बेसिकली क्या होता है, हम अपनी बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, कैलकुलेशंस लिखते हैं। कंट्रोलर क्या करता है, इसी सर्विस को क्या करता है, बेसिकली कॉल करता है। ठीक है, कंट्रोलर का काम होता है इस सर्विस को कॉल करना। जो भी रिक्वेस्ट उसके पास आती है, जो भी रिक्वेस्ट उसको रिसीव होती है, उसकी बेसिस पे ये क्या करता है, अपनी सर्विसेज को कॉल करता है। ठीक है, तो जो भी हमारी बिजनेस लॉजिक होगी, जो भी हमारी कैलकुलेशंस होंगी, वो हम सारी यहां पर लिख रहे होते हैं सर्विसेज के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं main.ts की, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारी नेस्ट.js की एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट का मतलब ये है कि सबसे पहले जो फाइल हमारी एग्जीक्यूट होगी, वो फाइल हमारी ये एग्जीक्यूट होगी जो हमारी ऐप को बेसिकली क्या करवाती है, रजिस्टर करवाती है। ये बेसिकली बताएगी कि हमारी ऐप को क्या कर दो, रजिस्टर कर दो, और किस पोर्ट नंबर पे ये लेसन होनी चाहिए, इसने पोर्ट नंबर भी बता दिया 3000। जब भी आपने देखा था कि लास्ट वीडियो में जब मैंने अपनी एप्लीकेशन रन करी थी तो वो लोकल होस्ट 3000 पर रन हो रही थी, तो वो पोर्ट नंबर आपको कहां से मिल रहा था, वो पोर्ट नंबर आपको यहां से मिल रहा था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, हमारी एप्लीकेशन का मेन एंट्री पॉइंट होती है। हमारी एप्लीकेशन की जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो यहीं से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये main.ts की फाइल होती है, यहां पे हमारी सोर्स डायरेक्टरी का काम कंप्लीट होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेस्ट डायरेक्टरी की, इस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर ये बेसिकली आपको एक अलग से फोल्डर दिया गया है कि अगर आपने कोई भी टेस्टिंग करनी है, किसी स्पेसिफिक फीचर के ऊपर आपने टेस्टिंग करनी है, कोई प्रोफेशनल टेस्टिंग लिखना चाहते हो, तो उसके लिए इन्होंने आपको क्या करा, एक अलग से यहाँ पे फोल्डर दिया है कि आप किसी भी स्पेसिफिक कंट्रोलर के ऊपर, किसी स्पेसिफिक फीचर के ऊपर कोई भी आप टेस्टिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए इन्होंने आपको अलग से एक डायरेक्टरी दे दिया कि भाई यहाँ पे आप क्या करो, टेस्ट केसेस बनाओ और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी इनिशियली आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं .gitignore की फाइल की, तो इस फाइल के अंदर बेसिकली हम उन फोल्डर्स और फाइल्स को लिस्ट करते हैं, या आप कह सकते हो कि हम उन फोल्डर्स और फाइल के नाम लिखते हैं जिनको मैं चाहता हूं कि गिट उनको ट्रैक ना करें। यानी कि जब मैं गिटहब पर कोड पुश करूं तो वो फाइल और फोल्डर गिटहब पर पुश ना होने चाहिए। जैसे हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स की फाइल होती है जिसके अंदर मैं अपना डेटाबेस का पासवर्ड या कोई सिक्योरिटी कीज वगैरह रखता हूं, एपीआई कीज रखता हूं, मैं नहीं चाहता कि वो पब्लिकली मैं सबको अवेलेबल कर दूं, तो उसका नाम मैं यहां पर आगे लिख सकता हूं। नोड मॉड्यूल्स आपको पता है कि बहुत हैवी फोल्डर होता है और ये सबके पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि गिट इसको बिला वजह इतने हैवी फोल्डर को ट्रैक करे और जब मैं गिटहब पे कोड पुश करूं तो ये बिला वजह वहां पे जाए, मैं कभी भी इसको नहीं चाहूंगा। सेम ऐसे ही जो डिस्ट का फोल्डर होता है, आपको पता है कि भाई जब आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली सबके पास जनरेट हो जाएगा, तो मुझे इसको ट्रैक करवाने की या गिटहब पे पुश करने की नीड ही नहीं है। तो ऐसी फाइल्स और ऐसी फोल्डर्स बेसिकली जो आप चाहते हो कि गिट उसको इग्नोर कर दे, गिट उसको ट्रैक ना करे, जब आप गिटहब पे कोड पुश करो तो
आपका वो फाइल और फोल्डर वहां पे पुश नहीं होने चाहिए, तो उनका नाम आप यहाँ पे आके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे डिस्क लिखा हुआ है, नोड मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, बिल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इतनी सारी देखो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। ये सारी फाइल्स और फोल्डर्स बेसिकली गिट इनको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, गिट गिटहब पे पुश होने नहीं देगा, गिट बिल्कुल उनको ट्रैक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इस चीज की फाइल होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं .prettier.rc की, ये फाइल बेसिकली प्रीटियर क्या होता है, प्रीटियर बेसिकली एक टूल होता है, ठीक है। इस टूल का काम होता है कि आपके कोड की बेसिकली इंडेंटेशन ठीक करना, कहीं पर एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं तो उनको रिमूव करना। तो ये बेसिकली ये फाइल ना आपके ना कोड फॉर्मेटिंग के रूल्स डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये फाइल भी एज सच आपके कोई काम की नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं eslint.config.mjs के बारे में, जो बेसिकली बताती है कि भाई अगर हम कहीं पर Nest.js के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली आपको एरर्स या वार्निंग्स देगा कि भाई Nest.js के स्टैंडर्ड को फॉलो करो, अपनी मनमानी ना करो, ठीक है। इस तरीके की चीज होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं nest-cli.json के बारे में, तो nest.js CLI इस फाइल को रीड करता है जब भी आप कोई भी कमांड चलाते हो। आपको पता है कि हमने अपनी एप्लीकेशन की जो इंस्टॉलेशन करी थी वो नेस्ट CLI का यूज करते हुए ही करी थी। हमने सबसे पहले Nest.js CLI के टूल को ग्लोबली अपने सिस्टम में इंस्टॉल करा था। देन उसके बाद हमने क्या करा था, कमांड्स का यूज करते हुए हमने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की थी, ठीक है। आपको पता है कि Nest.js CLI टूल आपको एक इतना अमेजिंग फीचर प्रोवाइड करता है कि आप जस्ट कमांड्स का ही यूज करते हुए बहुत इजीली, बहुत क्विकली आप अपने पूरे फ्रेमवर्क को कंट्रोल कर सकते हो। आपने कंट्रोलर्स बनाने हैं, सर्विसेज बनानी है, मॉड्यूल्स बनाने हैं, एप्लीकेशन बनानी है, सारी चीजें आप जो है वो कमांड्स की बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो nest-cli.json की फाइल है ना, ये यहां पर क्या करती है, बेसिकली जब भी हम Nest.js CLI के अंदर कोई भी कमांड रन करते हैं तो ये फाइल बेसिकली क्या करती है, उस कमांड को रीड करती है और देखती है कि भाई क्या मुझे नेसेसरी चेंजेस करने हैं। कि अगर आप मॉड्यूल बना रहे हो तो किस फाइल के अंदर, किस डायरेक्टरी के अंदर, किस नाम से हमें यहाँ पे ये काम करना है, उसके अंदर क्या बॉयलर प्लेट लिखना है, वो सारी चीजें कौन हैंडल कर रहा होता है, ये nest-cli.json की फाइल रीड कर रही होती है आपकी कमांड्स को। देन उसके बाद ये जो दो फाइल्स है ना, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आ जाते हैं readme.md पर। ये फाइल बेसिकली आप कह लो कि ये फाइल बेसिकली तब होती है जब हम गिटहब पर अपना कोड पुश करते हैं। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, ये जो रीडमी फाइल के अंदर हम जो भी लिखते हैं ना, कि जैसे प्रोजेक्ट का नाम हो गया, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई, इंस्टॉलेशन स्टेप्स हो गए, अगर कोई इसको यूज करना चाहता है तो उसके लिए हम क्या इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहें, ये एक कंप्लीट जो है ना डॉक्यूमेंटेशन टाइप होती है आपके प्रोजेक्ट की। तो ये एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं tsconfig.build.json के बारे में, तो ये फाइल बेसिकली स्पेशली बिल्ड के वक्त क्या होती है, यूज होती है। प्रोडक्शन के लिए जब ऑप्टिमाइज टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलेशन की जा रही होती है तब इस फाइल का बेसिकली क्या किया जा रहा होता है, यूज किया जा रहा होता है। और अगर हम यहां पे आगे बात करते हैं tsconfig.json की फाइल के बारे में, तो ये फाइल बताती है कि टाइपस्क्रिप्ट को कैसे कंपाइल करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पे। एज अ Nest.js डेवलपर आपको उन चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन दो भाइयों के बारे में, package.json और package-log.json। ये दोनों भाई बड़े भाई खतरनाक हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड डेफिनेटली आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे package.json की फाइल के बारे में। अगर आप इस फाइल के अंदर आते हो, यहाँ पे आके आप इसका कोड देखोगे तो आपको कोड देख के भी आइडिया हो सकता है कि यार इस फाइल के अंदर क्या हुआ है। package.json के अंदर हमारी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, हमारी एप्लीकेशन का वर्जन क्या है, हमारी एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारी एप्लीकेशन का लाइसेंस क्या है, हमारी एप्लीकेशन में स्क्रिप्ट्स कौन सी यूज हो रही हैं, यानी कि हमारी एप्लीकेशन में कमांड्स कौन सी यूज हो रही हैं। अगर मैं npm run start की कमांड रन करूंगा तो क्या होगा, मेरी Nest.js की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं npm run test की कमांड रन करूंगा तो यहाँ पे जस्ट बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं npm run फॉर्मेट रन करूंगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, बेसिकली प्रीटियर का यूज कर लेगा। अगर मैं npm run बिल्ड करूंगा तो क्या होगा, मेरी Nest.js की एप्लीकेशन की बिल्ड बना दी जाएगी। तो स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या होता है, ये बताता है कि आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स डिफाइन करता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी कमांड्स क्या काम कर रही होंगी। क्या इन कमांड्स को मैं चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे स्टार्ट की जगह अपना नाम लिख सकता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया फरजीन। अब होगा क्या कि अब अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होगा तो मैं npm run स्टार्ट नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं लिखूंगा npm run फरजीन, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यार क्या मैं इस कमांड को चेंज कर सकता हूं? बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं कर सकते। अरे भाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने इस कमांड का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया, पहले इन्होंने मुझे लिख के दिया स्टार्ट, कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए npm run स्टार्ट लिखना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट को रिप्लेस कर दिया अपने नाम से। अब अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन रन करनी है तो मैं लिखूंगा npm run फरजीन, मेरी एप्लीकेशन क्या होगी, रन कर दी जाएगी।
तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्या होती है, जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन की डिटेल्स होती हैं कि हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, हमारी एप्लीकेशन का वर्जन क्या है, हमारी एप्लीकेशन में स्क्रिप्ट्स कौन से यूज हो रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन में डिपेंडेंसीज कौन सी यूज हो रही हैं, उनका क्या वर्जन है। जैसे हम Next.js यूज कर रहे हैं तो Next.js का यहाँ पे 11 वर्जन, यहाँ पे अभी लेटेस्ट वर्जन 11 ही है तो वो यहाँ पे यूज हो रहा है। डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज कौन सी होती हैं, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगी, पैकेज डॉट जेसन की फाइल में मिलेगी। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं बात करता हूँ इसके भाई की, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन की, तो यार इसके अंदर भी तो सेम वही कोड है। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे आगे देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही तो कोड है, लेकिन एक यहाँ पे डिफरेंस देखो, पैकेज डॉट जेसन की फाइल का कोड आपको यहाँ पे मिल रहा है 72 लाइंस में, लेकिन यहीं पर ही अगर हम आते हैं पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन की फाइल में, तो भैया यहाँ पे आप चलते जाओगे हजारों लाइंस गुजर जाएंगी, लेकिन इसका कोड यहाँ पे एंड नहीं होगा। उसका रीजन ये है, आपसे डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में कि पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में क्या डिफरेंस है। पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन की डिटेल आपको कहां पे मिलती है, पैकेज डॉट जेसन में मिलती है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये जो डिपेंडेंसीज यूज हो रही हैं, ये जो पैकेजेस यूज हो रहे हैं, इनकी भी जो डिटेल्ड डिपेंडेंसीज होंगी, इनकी भी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको कहां पे मिलती है, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में मिलती है। यानी कि एक एक डिपेंडेंसी का, एक एक पैकेज का आपको एग्जैक्ट वर्जन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट डिटेल आपको कहां पे मिलेगी, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन के अंदर मिलेगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारी एप्लीकेशन की डिटेल्स होती हैं और पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन के अंदर हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो डिपेंडेंसीज यूज हो रही हैं, उनकी सब डिपेंडेंसीज, उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको कहां पे मिलती है, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन के अंदर मिलती हैं, जहां पे आपको एक एक पैकेज की एग्जैक्ट वर्जन के साथ बेसिकली डिपेंडेंसीज मिलती हैं, एक एक चीज की डिटेल्ड आपको यहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो जब भी यहां पे कोड भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे आपको एक एक पैकेज की डिटेल इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए आपसे ये डिफरेंस पूछा जाता है कि पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में क्या डिफरेंस है। पैकेज डॉट जेसन में हमारी एप्लीकेशन की डिटेल्स होती हैं और पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो डिपेंडेंसीज यूज हो रही हैं, उनकी सब डिपेंडेंसीज कह लो, या उन डिपेंडेंसीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में मिलती है। यहीं पर ही आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यार नोड मॉड्यूल्स में से पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में और पैकेज डॉट जेसन में, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट फाइल हमारे प्रोजेक्ट की कौन सी है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं यार नोड मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार एग्जैक्ट वर्जन तो पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में, तो फिर ये है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल अगर कोई है तो वो है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। और इसका प्रूफ दिखाऊं, प्रूफ ऐसा है इसका कि अगर मैं यहां पर आता हूं, नोड मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करता हूं और इसके साथ साथ मैं यहां पर आता हूं पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन, दोनों को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और यहां पर अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने का मतलब क्या है कि अब मेरे प्रोजेक्ट से नोड मॉड्यूल्स भी जा चुके हैं और मेरे प्रोजेक्ट से पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन भी जा चुका है। अब मुझे क्या करना है, इनको वापस लेकर आना है। अगर मैं यहां पे पैकेज डॉट जेसन भी डिलीट कर देता तो मेरा प्रोजेक्ट यहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी होती है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल होती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली नोड मॉड्यूल्स को लेकर आना है और मुझे पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन को लेकर आना है। लेट सपोज भाई मुझसे डिलीट हो गया, कहीं खो गया, कुछ भी हो गया, बाहर गया था, वापस नहीं आया, कुछ भी हो गया, ठीक है, मुझे क्या करना है, वापस लेकर आना है। तो वापस लाने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है npm इंस्टॉल की कमांड। ठीक है, आप यहाँ पे npm इंस्टॉल भी लिख सकते हो या आप सिंपल यहाँ पे npm आई भी लिख सकते हो। आपने क्या करना है, npm आई की कमांड को यहां पे रन करना है। ये npm क्या है, नोड का पैकेज मैनेजर है। ये नोड का पैकेज मैनेजर क्या करता है, ये भाई उड़ते हुए आएगा, सुपरमैन की तरह आएगा डायरेक्ट आपके प्रोजेक्ट में पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। यहां पर आकर इस पूरी फाइल को क्या करेगा, रीड करेगा। ये बोलेगा ठीक है भाई, इस प्रोजेक्ट का नाम ये है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह ये हैं, स्क्रिप्ट्स वगैरह इसने ये सब रखनी है, उसके बाद डिपेंडेंसीज इसमें ये चाहिए, उनका वर्जन ये है, फिर एग्जैक्ट वर्जन क्या रखना है, ये खुद क्या करेगा, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन की फाइल बनाएगा, वहां पे चीजों को खुद मैनेज करेगा। डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज ये हैं, इन सारी चीजों को क्या करेगा, npm रीड करेगा, नोड मॉड्यूल्स की यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में डायरेक्टरी बनाएगा और यहाँ पे जो जो पैकेजेस आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उन सारे मॉड्यूल्स को क्या करेगा, नोड मॉड्यूल्स के अंदर खुद ही मैनेज करेगा। ये चीजें खुद यहां पे जनरेट होंगी, आपको यहां पे करने की नीड नहीं है। तो इससे यहां पर एक चीज प्रूफ हो जाती है कि आपके प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फाइल अगर कोई है तो वो पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, क्योंकि अगर पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन या नोड मॉड्यूल्स अगर डिलीट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम npm आई की कमांड लिखेंगे वो वापस भी आ जाएंगे। लेकिन अगर पैकेज डॉट जेसन ही डिलीट कर दिया
तो फिर होगा क्या कि अगर हम npm i की कमांड रन करेंगे तो नोड का पैकेज मैनेजर जब उड़ते हुए आएगा तो वो कहां पर आएगा, package.json तो उसको मिलेगा ही नहीं, वो फाइल को आपको रीड ही नहीं कर सकता। जब वो package.json रीड ही नहीं करेगा तो फिर नोड मॉड्यूल्स हो या package-log.json हो, कोई फायदा नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई आपके प्रोजेक्ट में फाइल होती है वो package.json की फाइल होती है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि npm i की कमांड रन करने से मेरे पास नोड मॉड्यूल्स भी यहाँ पे वापस आ चुके हैं और मेरे पास यहाँ पे package-log.json की फाइल भी वापस आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये चीज़ बेसिकली प्रूफ हो जाती है कि हमारे प्रोजेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो package.json की फाइल होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं बेसिकली npm i की कमांड रन करते हैं, नोड का पैकेज मैनेजर क्या करता है हमारे प्रोजेक्ट की package.json की फाइल में जाता है, इस फाइल को रीड करता है और ऑटोमेटिकली नोड मॉड्यूल्स और package-log.json को जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आके एक चीज़ भी बेसिकली टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे आके बेसिकली जो हमने यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट चेंज करी थी रन करने की, हमने यहाँ पे स्टार्ट की जगह फर्जीन लिख लिया था, तो क्या ये वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा npm run फर्जीन, फर्जीन को बोलेंगे कि भाई भाग जाओ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी एप्लीकेशन रन कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मतलब क्या है कि वही नेक्स्ट स्टार्ट की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन की बिल्ड बनाई जाएगी। बिल्ड कहाँ पे बनती है, हमेशा इस डिस्ट वाले फोल्डर के अंदर बनती है और हम यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं चेक करूंगा लोकल होस्ट 8000 नहीं, हमारा जो पोर्ट नंबर है वो है 3000। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अगर इस हेलो वर्ल्ड को चेंज करना हो तो ऑब्वियसली ये कहाँ से आ रहा होगा, सर्विस से आ रहा होगा। तो हम सोर्स डायरेक्टरी में जाएंगे, यहाँ पे जाके हम अपनी सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लूंगा। मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा माय नेम इज फरजीन अली। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद हम वापस आएंगे अपने टर्मिनल में, यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, एक बार रिफ्रेश करूंगा। स्टिल यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, दोबारा से क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन रन करूंगा और दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को रन करने के बाद अब अगर मैं आऊंगा तो अब मुझे क्या होंगे, अपडेटेड चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम है बेसिकली। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो माय नेम इज फरजीन अली आ चुका है। ठीक है, इसको कैसे हैंडल करेंगे वो सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।